हाय हेलो इन्वेस्टर्स। इस वीडियो के अंदर हम जो है दो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले सेक्टर के अंदर जो कंपनीज तो एक्चुअली अच्छा परफॉर्म कर रही है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब आपको ऑलरेडी पता होगा कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये वाले सेक्टर के अंदर कितनी ज़्यादा टेलविंड्स चल रही है। जहाँ अगर आप गवर्नमेंट साइड से देखोगे तो गवर्नमेंट जो है ओवर 9 लाख करोड़ जो है स्पेंड करने वाला है आपके ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन वाले सेक्टर के अंदर। इसके साथ साथ अगर आप इंडिया के अंदर देखोगे तो गवर्नमेंट जो है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के लिए केपेक्स डिसाइड नहीं करती है। इस सेक्टर के लिए डिसाइड करती है केपेक्स हमारा पावर ग्रिड। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पावर ग्रिड जो है कॉन्स्टेंटली FY24 के अंदर अगर आप देख रहे हो तो उन्होंने जो केपेक्स दिया था ना वो उन्होंने 3 बार रिवाइज किया और एक्सपेक्टेड है कि जो इन्होंने FY25 के लिए केपेक्स दिया है ना वो लोग भी जो है ये लोग कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करने वाले। तो पावर ग्रिड जो है केपेक्स बहुत ज्यादा कर रहा है और ओवरऑल ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की जो नीड है ना ऑल ओवर दी वर्ल्ड वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते जा रही है। रीजन बीइंग कि एक तो आपके ग्रिड स्टेबलाइजेशन की नीड जो है इंक्रीज होते जा रही है। आपका जर्मनी पोर्तुगल के अंदर जो है रिसेंटली ब्लैकआउट्स देखने मिले थे। अगर आप टीडी पावर जैसी कंपनीज ट्रैक करते हो तो उनके कॉन कॉल के अंदर आपको आइडिया लग गया रहेगा कि कितनी ज़्यादा आपकी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की नीड है। इसके साथ साथ अगेन अगर आप देखोगे तो पावर ग्रिड कॉन्स्टेंटली केपेक्स करते जा रहा है और आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन की जो नीड है वो भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते जा रही है। तो टेलविंड जो है पूरे सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा है और जितने भी प्लेयर्स हैं इन सेक्टर के अंदर वो सारे सेक्टर के प्लेयर्स के अंदर जो है ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। अगर आप ट्रांसफार्मर सेक्टर के अंदर देखोगे तो आप ड्रिल जैसी कंपनीज को जाकर स्टडी करो, ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफाइज लिमिटेड, इनके भी नंबर्स अगर आप देख रहे हो तो पिछले कुछ क्वार्टर से हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने मिल रहा है। इनफैक्ट ये ऐसा बता रहे हैं कि ट्रांसफार्मर की नीड इतनी ज़्यादा है कि आप बस केपेक्स लगाओ, आप बस कैपेसिटी लगाओ, आपको ऑर्डर जो है ऑटोमेटिकली मिलने स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक इंटरेस्टिंग कंपनी है इस स्पेस के अंदर। इसके साथ साथ शिलचाल टेक्नोलॉजी जैसी कंपनी है जो कि आप स्टडी कर सकते हो। क्वालिटी पावर नाम की एक कंपनी है जो कि अगेन आप स्टडी कर सकते हो। तो ओवरऑल सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा टेलविंड्स बनकर आ रही है। फिर इसके साथ साथ अगर आप देख रहे हो तो जब रिन्यूएबल एनर्जी की नीड जो है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते जा रही है। तो जब रिन्यूएबल एनर्जी की नीड होती है ना तब अगेन आपके जो ग्रिड्स होते हैं पावर ग्रिड्स उनको जो है चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कुछ ग्रिड्स जो ऐसे डिज़ाइंड है कि आपके पावर को ट्रांसमिट करने के लिए सिर्फ कन्वेंशनल पावर को ये ग्रिड्स जो है ट्रांसमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी रिन्यूएबल एनर्जी को ट्रांसमिट करना है तो वहाँ पे जो है आपको बेटर ग्रिड्स की भी ज़रूरत होगी, जो कि जो है आपको आपकी ग्रिड स्टेबलाइजेशन वाली कंपनी, ग्रिड बनाने वाली कंपनी जो है वो सारी कंपनीज प्रोवाइड करती है। तो इन कंपनीज के अंदर पावर स्पेस के अंदर अगर आप देखोगे तो ईपीसी कंपनीज होती है, जैसे कि स्किपर जैसी कंपनीज बनकर आती है, ट्रांसरेल जैसी कंपनीज बनकर आती है जो कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है सारी कंपनीज को, और कंस्ट्रक्शन वाली सर्विसेज भी। तो ये ईपीसी कंपनीज वाली जो है वो प्रोवाइड करती है। अब यूजुअली ईपीसी कंपनीज का मैं आपको बताऊं तो मुझे ईपीसी कंपनीज जो है इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। रीज़न ये है कि ईपीसी कंपनीज के अंदर जो मार्जिन्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा लो होते हैं। ये कंपनीज बिडिंग इस तरीके की करती है कि इन्हें जो है लोएस्ट प्राइस बिड करेगी और जो कंपनीज लोएस्ट प्राइस बिड करेगी ना उसे मैक्सिमम ऑर्डर्स दिए जाएंगे। तो ये मुझे दिक्कत लगता है ईपीसी कंपनीज के अंदर। लेकिन इस सेक्टर के अंदर डिमांड ही इतनी ज़्यादा है कि मुझे ऐसा लगता है कि ट्रांसफार्मर सेक्टर के अंदर जो ईपीसी कंपनी काम कर रही है उसे जो है वैल्यूएशन कंपैरेटिवली ज़्यादा मिल सकती है एज कम्पेयर टू अगर आप बाकी ईपीसी कंपनीज देखोगे, जैसे कि वाटर वाली ईपीसी कंपनी हो गई, इंफ्रा वाली ईपीसी कंपनी हो गई, जहाँ पर ग्रोथ ही नहीं रुक रही है। और इनफैक्ट एक केबल वाली कंपनी है, डेल्टॉन केबल नाम है उस कंपनी का, और एक और केबल वाली कंपनी है जिसका नाम है डायनामिक केबल्स। अब कल जो है मैं डायनामिक केबल्स की कॉन कॉल रीड कर रहा था तो जहां मैनेजमेंट ने ये बताया कि आपके पावर सेक्टर के अंदर जो है ना कोई डिमांड स्लो डाउन नहीं देखने मिल रहा है। इंफ्रा के अंदर अगर आप देखोगे तो डिमांड थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन पावर के अंदर डिमांड स्लो डाउन बिल्कुल नहीं देखने मिल रहा है। तो इतनी ज्यादा टेलविंड चल रही है पावर सेक्टर के अंदर। तो हमारा काम बनता है कि पावर सेक्टर के अंदर कौन सी कंपनीज आती है ना, एज अ इन्वेस्टर हमें जो है उन सारी कंपनीज को स्टडी करना चाहिए। तो जब हम इन कंपनीज को देखें तो ट्रांसफार्मर कंपनीज में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। तो आज जो है हम दो ईपीसी कंपनीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहली कंपनी का नाम है स्किपर लिमिटेड और दूसरी कंपनी का नाम है ट्रांसरेल लिमिटेड। अब यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो सारे इन्वेस्टर्स को जो है जब से ट्रांसरेल का आईपीओ आया तब लोग कंफ्यूज है कि आखिर स्किपर बेटर है या ट्रांसरेल बेटर है। तो इस वीडियो के अंदर जो है हम P2P कंपैरिजन भी करेंगे और समझेंगे कि आखिर दोनों में से बेटर प्लेयर कौन सा बनकर आता है और री रेटिंग अपॉर्चुनिटी जो है कौन से प्लेयर के अंदर हमें थोड़ी हाईयर देखने मिल रही है। तो यहाँ जब हम स्किपर की बात करें तो स्किपर के अंदर जो है मल्टीपल बिजनेस आते हैं। एक तो इनका पॉलीमर वाला बिजनेस है जो कि इनका सबसे लगाड़ वाला बिजनेस है। मतलब क्या, सबसे फालतू बिजनेस जो है ना वो इनका पॉलीमर वाला बिजनेस है जहां कोई ग्रोथ नहीं है। और पिछले कुछ टाइम से इसके मार्जिन कॉन्स्टेंटली फॉल होते जा रहे हैं और अभी भी अगर आप देखोगे तो इनका जो पॉलीमर बिजनेस के अंदर मार्जिन है ना वो सबसे कम है।
फिर इसके साथ साथ इनका जो है वो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स का बिजनेस बनकर आता है, जहां इनके मार्जिन जो है कंपैरेटिवली सबसे स्ट्रॉन्गर साइड पे है। और इंफ्रा के अंदर ये लोग ईपीसी प्रोजेक्ट्स वगैरह करते हैं, जहां इनके मार्जिन जो है वो एवरेज साइड पे। अब लोगों को जो है एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल के अंदर डिफरेंस नहीं पता है स्किपर और ट्रांसरेल के अंदर। वही मैं बोलता हूँ ना, लोगों को इक्विटी रिसर्च ढंग से करना ही नहीं आता, लोग ढंग से स्टडी करते ही नहीं है। अगर आप स्किपर का मॉडल रीड करोगे ना, तो स्किपर का मॉडल जो है थोड़ा अलग है एज कंपेयर टू ट्रांसरेल। रीजन ये है कि स्किपर जो है आपका मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इन्वॉल्व है, और जब आप ट्रांसरेल जैसी कंपनी जाकर रीड करते हो तो ये आपके ईपीसी के अंदर इन्वॉल्व है, कंप्लीटली फुल वैल्यू चेन ईपीसी के अंदर जो है आपका ट्रांसरेल काम करता है। टीएनडी वाले स्पेस के अंदर मार्जिन है ना वो कंपैरेटिवली बेटर है एज कंपेयर टू इनके नॉन टीएनडी वाले सेगमेंट। फिर इसके साथ साथ स्किपर के अगर हम नंबर्स की बात करें तो नंबर स्ट्रॉन्ग आ रहे कंपनी के, जहां अगर आप 24/25 स्किपर की ग्रोथ देखोगे तो कंपनी ने अपनी टॉप लाइन ग्रो करी है 40% के आसपास से। और इसके साथ साथ मार्जिन अगर आप देखोगे तो स्किपर के एबिटा मार्जिन रिलाई कर रहे ओवरऑल कंसिस्टेंट मार्जिन से 10 to 9% के आसपास जो है इनके मार्जिन रहे। जहां इन्होंने सेल्स ग्रोथ की है 40% के आसपास की। कंपनी को अगर आप देख रहे हो तो ऑपरेटिंग लेवरेज जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने मिल रहा है, जहां इन्होंने अपना पैड जो है लगभग डबल के आसपास कर दिया है, 90-95% के आसपास इन्होंने पैड ग्रो किया है। और Q4 के अंदर भी अगर आप स्किपर के नंबर्स देखोगे तो कंपनी ने टॉप लाइन ग्रो की है 11% से, और हमें पैड ग्रोथ देखने मिली है कंपनी के अंदर 90% के आसपास। तो ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत ज्यादा हमें स्ट्रॉन्ग देखने मिल रहा है स्किपर के अंदर। और इनका टीएनडी वाला बिजनेस जो है एज ऑफ नाउ सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और मैक्सिमम डिमांड जो है वो टीएनडी वाले स्पेस से ही जो है कंपनी को देखने मिल रही है। नॉन टीएनडी वाले स्पेस के अंदर मार्जिन जो है कंपैरेटिवली लोअर साइड पे होते हैं कंपनी के। तो कंपनी का अगर आप प्रोडक्ट मिक्स सोच रहे हो तो इनका मैक्सिमम प्रोडक्ट मिक्स जो है टीएनडी स्पेस के अंदर ही होनी चाहिए। जब हम ईपीसी कंपनी ट्रैक करते हैं तो हमारे लिए इन कंपनीज की ऑर्डर बुक ट्रैक करना भी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क देखोगे, ब्रेकअप देखोगे, तो यहाँ पे अगेन डोमेस्टिक ऑर्डर जो है 88% बनकर आते हैं, और एक्सपोर्ट ऑर्डर जो है 11.68% के आसपास बनकर आते हैं। फिर जब हम सेगमेंटल ब्रेकअप देखें तो आपके टीएनडी से 71% ऑफ ऑर्डर है, नॉन टीएनडी से जो कि लो मार्जिन साइड ऑफ प्रोडक्ट है वहां से 17% ऑफ ऑर्डर बनकर आते हैं। एंड अगेन जब हम एक्सपोर्ट्स के देखें तो एक्सपोर्ट से जो है 11% के आसपास ऑर्डर बनकर आ रहे हैं। तो इनके जो मार्जिन है वो कंपैरेटिवली एक्सपोर्ट पे थोड़े हाइयर साइड पे होते हैं। अगर आप स्किपर जैसी से सारी चीजें जो है मैंने मास्टर क्लास के अंदर डिस्कस करी हुई है। तो मास्टर क्लास के लिए अगर आपने अब तक एनरोल नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जल्द से जल्द जो है मास्टर क्लास के लिए एनरोल कर सकते हो। इस मास्टर क्लास के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, आपको जो है 11 सेशंस मिलते हैं। ये 11 सेशंस की जो लेंथ बनकर आती है वो 20 आवर्स के आसपास बनकर आती है। अगर आपको जेन्युइनली मार्केट के अंदर सीखना है कि मार्केट बॉस प्रैक्टिकली जो है किस तरीके से चलता है, मार्केट के अंदर हमें कैसे डिसीजन बनाना चाहिए कि हमें कौन सी कंपनी को जो है बाय करना चाहिए, कौन सी कंपनी को जो है सेल करना चाहिए, और किस बेसिस पे जो है हम ये सारे डिसीजन ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको मास्टर क्लास के अंदर सिखाया हूँ। अब इसके साथ-साथ अगर आप देखोगे तो ये मास्टर क्लास जो है रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, जहाँ आपको 20 आवर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं। इसके साथ-साथ आपको जो है हमारे कम्युनिटी ग्रुप का एक्सेस भी मिलता है, जहाँ पे जो है आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है वो मिलते रहते हैं, और ये कम्युनिटी ग्रुप का जो एक्सेस है, आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा। फिर इसके साथ-साथ अगर मैं बात करूँ तो इस मास्टर क्लास के अंदर एज़ ऑफ नाउ जो है 400 प्लस पीपल जो है एनरोल कर चुके हैं, और जितने भी रिव्यूज़ आए मास्टर क्लास के लिए मुझे सारे जो है पॉजिटिव रिव्यूज़ आए। इनफैक्ट एक भी नेगेटिव रिव्यू जो है मुझे मास्टर क्लास के लिए नहीं मिला, और मुझे डेली लोगों से मेल्स आ रहे हैं यार कि भाई हम आपके मास्टर क्लास से जो है हमें बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन हुआ है। हमने जो है कंपनीज़ को ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया है। हम किसी-किसी को जो है इंटर्नशिप भी मिल गई है, किसी ने जो है अपना पूरा पोर्टफोलियो ही चेंज कर दिया। मतलब मास्टर क्लास के पहले का उनका पोर्टफोलियो अलग, और मास्टर क्लास के बाद का जो उनका पोर्टफोलियो है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। तो मास्टर क्लास का प्राइस जो है एज़ ऑफ नाउ 2999 है, और मैं जल्दी जो है मास्टर क्लास का प्राइस 20% से इंक्रीज़ करने वाला हूँ। तो मैं इसका प्राइस जो है 2999 से 3499 करने वाला हूँ। तो अगर आपने अब तक रजिस्टर नहीं किया है मास्टर क्लास के लिए तो जल्द से जल्द रजिस्टर कर देना, क्योंकि इस मास्टर क्लास के अंदर आपको जो है 100x वैल्यू मिलती है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये 2999 वाला प्राइस जो है कुछ भी नहीं है, जो लेवल का नॉलेज जो है आपको मास्टर क्लास के अंदर मिलता है। इसके साथ-साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप सीखोगे कि किस तरीके से आप जो है डिफरेंट सेक्टर्स को ट्रैक कर सकते हो। जैसे कि हर एक सेक्टर को ट्रैक करने का जो है डिफरेंट मेंटल मॉडल होता है। कैपिटल गुड सेक्टर के लिए अलग चीज़ें हमें ट्रैक करनी पड़ती है, ज्वेलरी रिटेल के लिए अलग ट्रैक करना पड़ता है। तो ऐसे हमने मास्टर क्लास के अंदर जो है ओवर 30 प्लस सेक्टर्स कवर करे हुए हैं। अब इस मास्टर क्लास को अटेंड करने के लिए आपको कोई भी बैकग्राउंड ज़रूरत नहीं है, किसी भी बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। आप फाइनेंस बैकग्राउंड से रहो या ना रहो, फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जो है ये 20 आवर्स का कंटेंट देखो, इसके बाद जो है आप कंपनीज़ ट्रैक करो, और आपको इन प्रोसेस कोई भी डाउट आता है तो आप जो है मुझे एक्स पे रीच आउट कर सकते हो। आप मुझे एक्स पे डीएम कर सकते हो आपके सारे डाउट्स के लिए, और मैं सारे डाउट्स जो है पर्सनली रिप्लाई करता हूँ। तो आप जल्द से जल्द जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। और इसके साथ-साथ मैंने यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो की कंपनी से भी आपको बताया कि पिछले
1 साल के अंदर मैंने कौन सी कंपनी जो है पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करी है और कहाँ पे जो है मैंने पोजीशन कट करा है, ताकि आप जो है प्रैक्टिकली सीख सको कि पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करते हो और किसी भी कंपनी के अंदर हमें कम फंड्स ऐड करने या कट करने। इसके साथ-साथ आपको वैल्यूएशंस भी सीखने मिलेगी कि आप किसी भी स्टॉक को जो है 10 मिनट के अंदर किस तरीके से वैल्यूएशन कर सकते हो, क्योंकि लोग जो है बेवकूफ़ों जैसे दिन भर बैठकर वैल्यूएशन मॉडल्स बना रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ के अंदर देखा जाए तो प्रैक्टिकल है ही नहीं। तो इस मास्टर क्लास के अंदर आपको सारी प्रैक्टिकल चीज़ें सीखने मिलेगी। आपको ये भी सीखने मिलेगा कि आप किस तरीके से जो है मेगा ट्रेंड्स को अर्ली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्द से जल्द जो है एनरोल कर लेना। एक बार प्राइस इंक्रीज़ हो गया तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। और हाँ, एज़ ऑफ नाउ मास्टर क्लास के अंदर जो भी लोग हैं उनके रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, तो देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अब थोड़ा आगे बात, कंपनीज रीड कर रहे हो, ट्रांसलेट जैसी कंपनीज रीड कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको इस चीज़ का आइडिया होगा। तो ये सीन हो रहा है, ओवरऑल कंपनी के नंबर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मार्जिन्स वगैरह भी बेटर है। फिर जब हम ट्रांसरेल की बात करते हैं, तो ट्रांसरेल के केस में अगर आप देखोगे तो ये लोग फुल फ्लेज्ड ईपीसी कंपनी के अंदर है, ठीक है। अगर आप ट्रांसरेल का रेवेन्यू देखोगे तो ट्रांसरेल के अंदर भी ग्रोथ है। कंपनी ने गाइडेंस दिया था 30% का, और वो कंपनी ने जो है वो डिलीवर किया है। तो जो कंपनी गाइडेंस दे रही है वो कंपनी डिलीवर कर रही है। स्किपर के केस में भी हमें यही देखने मिला है, और दोनों कंपनी का मैनेजमेंट एक ही चीज बता रहा है कि सेक्टर के अंदर डिमांड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और डिमांड बिल्कुल हमें स्लो डाउन होते हुए नहीं दिख रही है। ये टीएनडी की डिमांड हमें ये दोनों कंपनीज नहीं बता रही है। अगर आप ट्रांसफॉर्मर कंपनीज को जाकर रीड करोगे, अगर आप दूसरी स्पेस की कंपनीज को जाकर रीड करोगे, कैपिटल गुड वाली कंपनीज हो गई जैसे कि टीडी पावर वगैरह, तो वहां पे अगेन अगर आप देखोगे तो डिमांड सिनेरियो जो है बहुत ज्यादा पॉजिटिव है आपके पूरे सेक्टर को लेकर। फिर ट्रांसरेल के अगर हम नंबर्स देखें तो Q4 के अंदर कंपनी ने अपनी टॉप लाइन ग्रो की है 39% के आसपास। मार्जिन एक्सपेंशन जो है हमें इतना ज़्यादा देखने नहीं मिला है, और कंपनी को अगर आप देख रहे हो तो अच्छा खासा जो है लगभग ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिलने वाला था, लेकिन इनका रिसीवेबल्स का थोड़ा इशू हो रहा है आपके बांग्लादेश की वजह से। और कंपनी के ऊपर जो है ट्रांसरेल के ऊपर यही बहुत बड़ा ओवरहैंग बन रहा था, इसलिए ट्रांसरेल की अगर आप वैल्यूएशन देखोगे, अब ट्रांसरेल मुझे इंटरेस्टिंग क्यों लगता है, क्योंकि ट्रांसरेल के केस में इनकी वैल्यूएशन जो है पी जो है सिर्फ 30 का बनकर आता है, और स्किपर के केस में उनका पी जो है वो 40 के आसपास बनकर आता है। तो पी के अंदर लगभग 30% के आसपास का डिफरेंस है दोनों कंपनीज के अंदर। तो ये एक चीज है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ट्रांसरेल के अंदर री रेटिंग अपॉर्चुनिटी जो है वो बनकर आती है, और क्यों बनकर आती है वो भी जो है हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम गाइडेंस वगैरह की बात करेंगे। तो ट्रांसरेल भी ओवरऑल स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, और ये पूरा ईपीसी कैटेगरी के अंदर बिजनेस आता है। इनके पास जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कंपैरेटिवली थोड़े लार्जर साइज पे आते हैं अगर आप स्किपर जैसी कंपनी से कंपेयर करोगे, तो इसलिए इनके मार्जिन्स और कॉस्ट कंट्रोल भी जो है कंपैरेटिवली बेटर होते हैं। अब ट्रांसरेल जो है इनके पास खुद के कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, खुद की कैपेसिटी होती है, बट कभी कभी जब प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है या फिर इन्हें फास्टर वे में एग्जीक्यूट करना होता है प्रोजेक्ट, तो उस टाइम पे जो है ये लोग सब कॉन्ट्रैक्टर्स हायर करते हैं। तो आपको ये देखना है कि सब कॉन्ट्रैक्टर्स, अगर ट्रांसरेल के मार्जिन इंप्रूव होते हुए देखने, तो हमें ये देखना है कि सब कॉन्ट्रैक्टर जो है लोएस्ट से लोएस्ट रहे जो कि इनका काम कर रहे हो, और ये खुद ही एज अ कॉन्ट्रैक्टर मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स रन कर रहे होगे, तब आपको दिखेगा तो कंपनी के मार्जिन बेटर होते हुए दिखेंगे हमें। अब स्किपर के केस में भी अगर आप देखोगे तो इनका भी कुछ कैपेसिटी एक्सपेंशन आ रहा है, और स्किपर के केस में एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं तो मैनेजमेंट हैज एंटर्ड इनटू आपका सबस्टेशन ईपीसी, तो यहाँ से भी जो है इनके मार्जिन जो है बेटर होते जाएंगे स्किपर के मैनेजमेंट के हिसाब से। अब इसके बाद जो है थोड़ा कॉनकॉल वगैरह के बारे में बातें कर लेते हैं। बिजनेस मॉडल लगभग सेम ही है दोनों कंपनीज का, सिर्फ स्किपर आपका मैन्युफैक्चरिंग साइड में थोड़ा ज्यादा है, और ट्रांसरेल जो है आपका वही ईपीसी साइड में थोड़ा ज्यादा है। अब स्किपर और ट्रांसरेल वही आपके मोनोपोल्स, ट्रांसमिशन टावर्स, और आपके बड़े बड़े जो टावर्स होते हैं जो कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर लगते हैं वो बनकर आते हैं। अब हमें कोई भी कंपनी के अंदर अगर हमें रीड कर रहे हैं तो हमें जो है उस कंपनी के अंदर पीएचडी नहीं करनी है, हमें एज ए इन्वेस्टर जो चीजें नेसेसरी है उस पर ही फोकस करना है। तो यहाँ पे स्किपर जो है आपके पावर डिस्ट्रीब्यूशन पोल्स भी बनाता है, फास्टनर्स भी बनाता है, टेलीकॉम टावर्स भी बनाता है, टेस्ट स्टेशन भी बनाता है, मोनोपोल्स भी बनाता है, और ट्रांसरेल जो है यही सारे प्रोडक्ट्स का जो है ईपीसी करता है। बट स्टिल अगर आप ट्रांसरेल के आपके प्रोजेक्ट्स देखोगे और प्रोजेक्ट्स के बाद इनके जो मार्जिन देखोगे, तो मार्जिन जो है इनके स्किपर से बेटर है, जो कि मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। और इसका सबसे बड़ा रीजन है इनका ऑर्डर बुक मिक्स। और कोई भी कैपिटल गुड कंपनी के अंदर, कोई भी ईपीसी कंपनी के अंदर ऑर्डर बुक एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है जो कि आपको ट्रैक करनी चाहिए। और ये मैंने मास्टर क्लास के अंदर ऑलरेडी मैं ये चीज डिस्कस कर चुका हूँ स्टूडेंट्स के साथ, और आप अगर मास्टर क्लास के अंदर एनरोल्ड हो तो आपको ये चीज जो है ऑलरेडी पता होगी, और आपका इक्विटी रिसर्च वाला दिमाग जो है चल चुका होगा। तो इसलिए अगर आप देख रहे हो तो ट्रांसरेल की जो ऑर्डर बुक है वहां पे मार्जिन इनके कंपैरेटिवली हायर साइड पे होते हैं एज कंपेयर टू स्किपर। तो जब हम ट्रांसरेल का ब्रेकअप देखें तो यहाँ अगर आप इनकी अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक देखोगे, टीएनडी स्पेस के अंदर 92% की बनकर आती है, और उसके अंदर 51% आपका डोमेस्टिक है और 49% जो है आपका इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स है। ट्रांसरेल का एक्सपोर्ट ब्रेकअप अगर आप देखोगे तो कंपैरेटिवली स्किपर से जो है बहुत ज्यादा बेटर है। और फिर इसके बाद जब हम इनकी कॉन कॉल देखें तो यहाँ मैनेजमेंट गाइडेंस कितना दे रहा है ट्रांसरेल के केस में, आप वो सुनो।
ट्रांसरेल के मैनेजमेंट ने सीधा गाइडेंस दिया है FY26 के लिए ये लोग अपने रेवेन्यूज जो है 23 to 25% के आसपास ग्रो करेंगे, जो कि हेल्दी गाइडेंस है, क्योंकि स्किपर के मैनेजमेंट ने भी वही 25% के आसपास का गाइडेंस दिया हुआ है कि अगले कुछ सालों तक स्किपर का जो मैनेजमेंट है वो 25% CAGR के आसपास ग्रो करेगा। और ओवरऑल स्पेस के अंदर अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड जो है इनको एक्सपोर्ट साइड के अंदर यूएस से देखने मिल रही है, और बाकी कंपनीज के केस में भी सेम देखने मिल रहा है, जहां मैनेजमेंट अपने कॉन कॉल के अंदर बता रहे हैं कि यूएस से डिमांड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि डेटा सेंटर, एआई फार्म्स और ग्रिड स्टेबलाइजेशन, यूरोप के अंदर भी सेम सीन है, बट यूरोप के अंदर ग्रिड स्टेबलाइजेशन से कंपैरेटिवली थोड़ी हाईयर डिमांड है एज कंपेयर टू यूएस। अब इसके बाद अगर आप मार्जिन देखोगे तो मैनेजमेंट यही गाइडेंस दे रहा है कि इनका मार्जिन जो है लगभग 12.2% या 12% के आसपास रहेगा, जो कि लगभग मेंटेन रहेगा। तो अभी इनके जो मार्जिन है वो भी वही लेवल पे 12.5% 13% के आसपास है, और इनके मार्जिन उसी लेवल पे रहेंगे, ये मैनेजमेंट ने कंजर्वेटिव गाइडेंस देकर रखा है। फिर जब हम ऑर्डर बुक की बात करते हैं तो यहाँ पे ट्रांसरेल की अगर आप ऑर्डर बुक देखोगे तो इनके पास 15,000 करोड़ की ऑर्डर बुक पड़ी हुई है, जिसमें जो L1 ऑर्डर होते हैं, L1 बिडिंग लेवल के जो ऑर्डर्स होते हैं, जहां पे मार्जिन आपके सबसे ज्यादा कम होते हैं L1 ऑर्डर्स के अंदर, तो वो जो है 1300 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक बनकर आती है आपकी। और मैक्सिमम शेयर कितना है ऑर्डर बुक के अंदर? TND का। तो आप इन कंपनीज को रीड कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि मैक्सिमम शेयर जो है इन कंपनीज के अंदर TND का ही हो, तब इनके मार्जिन भी जो है मेंटेन रहेंगे। इंडिया इंटरनेशनल स्प्लिट अगर आप देखोगे कंपनी का तो 50-50% है, और ट्रांसरेल के केस में इनका ऑर्डर इनटेक अगर आप देखोगे तो वो जो है 120% YOY लेवल से इंक्रीज हुआ है। और स्किपर के केस में भी हमें जो है ऑर्डर इनफ्लो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने मिल रहा है। तो आपको इन कंपनीज के अंदर आप एक और मेट्रिक यूज कर सकते हो, जो कि है ऑर्डर बुक टू सेल्स। जब हम बिड पाइपलाइन देखें कंपनी की, तो कंपनी ओवर 1 लाख करोड़ के आसपास की जो है इनकी बिड पाइपलाइन बनी हुई है। और HVDC के अंदर अपॉर्चुनिटी, अब HVDC के अंदर मार्जिन इन कंपनीज के लिए कंपैरेटिवली बेटर होते हैं, तो HVDC की अपॉर्चुनिटी अगर आप देखोगे तो 5,000 करोड़ के आसपास की इनकी पाइपलाइन है, जहां ये सिर्फ ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, सबस्टेशन के ऊपर फोकस नहीं कर रहे। फिर गाइडेंस इनका अगेन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और बांग्लादेश की जो ऑर्डर बुक है, वो बांग्लादेश से जो एक्सपोजर है ना, ये ट्रांसरेल रिड्यूस करने वाला है, क्योंकि ट्रांसरेल के वैल्यूएशन पे सबसे बड़ा ओवरहैंग क्या था पता है? बांग्लादेश के अंदर क्राइसिस हो गया, तो इनको जो रिसीवेबल्स आने थे ना बांग्लादेश से, वो इन्हें आए नहीं, तो ये सबसे बड़ा ओवरहैंग बन गया। इसलिए ट्रांसरेल के अंदर जो है उस लेवल की ट्रांसरेल को वैल्यूएशन नहीं दी जाती है जिस लेवल की स्किपर को दी जाती है। तो ये सीन है। अब स्किपर के अंदर भी मैं आपको जेन्युइनली बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि जब इनका पॉलीमर वाला बिजनेस बाहर चल जाएगा ना, तब इस बिजनेस के अंदर री रेटिंग वाली अपॉर्चुनिटी जो है बहुत ज्यादा बनकर आ सकती है। अब बीच में ऐसी न्यूज आ रही थी कि स्किपर का जो बिजनेस है, आपका पॉलीमर वाला बिजनेस, PVC पाइप वाला बिजनेस, उस बिजनेस के अंदर जो है डीमर्जर हो रहा था। क्योंकि क्या है कि गवर्नमेंट ने क्या किया, आपका जल जीवन मिशन की जो योजना है ना, वो योजना से जो है स्किपर के पास डिमांड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही थी। लेकिन फिर क्या हो गया, गवर्नमेंट ने एलोकेशन कट कर दिया, क्योंकि फंड्स का जो है मिसयूज बहुत ज्यादा हो रहा था उस टाइम पे, तो इसलिए एलोकेशन कट कर दिया। तो वहां पे स्किपर की डिमांड अगेन अगर आप देखोगे तो रिड्यूस हो गई जल जीवन साइड से। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, प्लम्बिंग साइड और आपके बाकी साइड जो है स्किपर फोकस कर रहा है, ताकि PVC के अंदर डिमांड आ जाए। लेकिन वो बिजनेस जो है इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो ये इंटरेस्टिंग है। ट्रांसरेल का वही आपका पूरा TND फोकस बिजनेस है, तो मुझे ये ट्रांसरेल के बारे में पसंद है। फिर इनके अगर हम केपेक्स की बात करें तो 326 करोड़ के आसपास का इनका ऑनगोइंग केपेक्स है, और 50 करोड़ का केपेक्स जो है ये लोग और करने वाले हैं। और इनके केपेक्स के बाद अगर आप देखोगे तो टॉवर्स की जो कैपेसिटी है वो 196,000 के आसपास बन जाती है, और आपकी कंडक्टर की जो कैपेसिटी है वो 49,500 के आसपास बन जाती है। एज ऑफ नाउ कंपनी का यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा हाई है। टॉवर्स के केस में दे आर रनिंग एट अबाउट 95% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, और कंडक्टर्स के केस में 100%। तो जैसे जैसे कैपेसिटी लाइव होते जाएगी कंपनी के केस में, उतना रेवेन्यू ग्रोथ का पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज होते जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखो कि जब आपकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, आपका यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा हाई होता है, तब आपके कंपनी के अंदर ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन होता है। एंड अगेन ये सारी चीजें जो है मैंने मास्टर क्लास स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस की हुई है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मास्टर क्लास के लिए आप एनरोल कर सकते हो। अब ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ की बात करी जाए तो गाइडेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। बांग्लादेश की जो इनकी ऑर्डर बुक थी वो 20% के आसपास की थी कंसंट्रेशन, अब वो ऑर्डर बुक जो है 20% से 12% ऑफ ऑर्डर बुक हो गया, और FY26 के एंड तक एक्सपेक्टेड है कि ये जो है 5 या 6% के आसपास पहुंच जाएगा। और ये लोग बांग्लादेश से कोई बिडिंग नहीं ले रहे, और बांग्लादेश के जो पेमेंट है, कुछ पेमेंट इनके पास आ रहे हैं, कुछ पेमेंट जो है कंपनी के पास आने बाकी है। अब वो हमें ट्रैक करना पड़ेगा कि रिसीवेबल्स किस तरीके से प्ले आउट होते हैं। लेकिन ऐसे तो मैनेजमेंट बता रहा है कि बांग्लादेश से जो रिसीवेबल्स है वो कंपनी के पास आ जाएंगे। फिर इसके साथ साथ इनके सब कॉन्ट्रैक्टिंग के जो कॉस्ट है वो एक्चुअली इंक्रीज हो गई, क्योंकि इन्होंने बहुत हैवी कंस्ट्रक्शन वाले प्रोजेक्ट्स लिए थे, तो उसके वजह से भी इनके कॉस्ट अगर आप देखोगे तो कॉस्ट इंक्रीज हो गए, लेकिन फिर भी इनके मार्जिन इंक्रीज हुए। तो ये बताता है कि आपका ट्रांसरेल का जो एग्जीक्यूशन था ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था।
फिर इसके साथ साथ अगर हम रेवेन्यू स्प्लिट देखें ट्रांसरेल का, तो टीएनडी जो है 92% के आसपास है, सिविल इज एट अबाउट 4% के आसपास, रेलवेज इज 2% और पोल जो है आपका 1% के आसपास बनकर आता है। तो ये है। अब दोनों कंपनीज का कंपैरिजन करते हैं। गाइडेंस मोर और लेस दोनों कंपनीज का सेम है। ट्रांसरेल का वही 23-25% का FY26 के लिए, और स्किपर का भी वही 25% के आसपास का। डिमांड दोनों कंपनीज के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मार्जिन वाइज अगर आप देखोगे तो ट्रांसरेल यही मेरे को लगता है आपके ईपीसी कंपनीज के अंदर 13, 14, 15% के ऊपर का एबिटा बनाया नहीं जा सकता है, और ये ऑलरेडी 13% के एबिटा पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो मार्जिन एक्सपेंशन का जो स्कोप है वो हमें स्किपर के अंदर दिख सकता है, लेकिन वो भी एक लिमिटेड टाइम तक रहेगा, जो कि मैनेजमेंट ये बता रहा है कि अगले 2 से 3 साल के लिए इनके मार्जिन जो है वो 11 to 12% के आसपास चल जाएंगे। और मैं मैनेजमेंट का एक इंटरव्यू सुन रहा था, एनडीटीवी का था, स्किपर के मैनेजमेंट का, तो वहाँ पे मैनेजमेंट बोल रहा था कि हमारी तो यही इच्छा है कि मार्जिन कल ही 12% के आसपास चल जाए, लेकिन वो हो नहीं सकता है। तो इसलिए अगर आप देखोगे तो स्किपर के अंदर मार्जिन एक्सपेंशन का स्कोप है। मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि स्किपर के जो मार्जिन रहेंगे ना FY26 के लिए, वो 10.5% या 11% के आसपास ही रहेंगे। अगर मार्जिन एक्सपेंशन देखने मिलता है स्किपर के अंदर, तो हमें अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल सकता है। फिर इसके बाद अगर हम डिफरेंस की बात करें दोनों कंपनीज के अंदर, तो टीएनडी स्पेस के अंदर दोनों कंपनीज काम कर रही है। पॉलीमर वाला डिवीजन जो है वो ट्रांसरेल के अंदर है ही नहीं, स्किपर के अंदर है, और इनके 20% ऑफ रेवेन्यू जो है वही पॉलीमर वाले डिवीजन से आ रहे हैं। फिर एक्सपोर्ट्स की बात करें तो ट्रांसरेल का जो है 50% ऑफ ऑर्डर इज अबाउट एक्सपोर्ट्स, और स्किपर के केस में 15% ऑफ रेवेन्यू इज फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, और उसमें से भी आपके यूएस से जो है कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा डिमांड बनकर आती है। अब जब हम कॉनकॉल डिकोड करते हैं तो कॉनकॉल के अंदर मैनेजमेंट क्या बता रहा है ट्रांसरेल का, आप वो देखो। यहाँ पे आपको सेक्टर की डिमांड के बारे में आइडिया लगेगा। अगेन अगर आपको कॉनकॉल डिकोड वगैरह करना सीखना है तो ये मैंने मास्टर क्लास के अंदर जो है ऑलरेडी कवर किया हुआ है। तो जो मास्टर क्लास स्टूडेंट्स है उन्होंने ये कॉनकॉल जो है ऑलरेडी पढ़ रखी होगी, क्योंकि मैंने एक कॉनकॉल आपके साथ कवर की हुई है पूरी। तो यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट क्या बोल रहा है वो देखो। तो बिजनेस outlook on T&D sector both in India and international continues to be strong. Continuous thrust on grid strengthening in expansion drive by rising power demand in most countries enhanced by energy transition. मतलब क्या कि आपकी जो पावर की डिमांड है ना, एनर्जी ट्रांजिशन की वजह से कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते जा रही है हमारे इंडिया और इंडिया के बाहर भी। इनके पास जो प्रोजेक्ट की पाइपलाइन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और प्रोजेक्ट जो कंटिन्यूस आ रहे हैं उसकी पाइपलाइन भी बहुत अच्छी है, और स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स और ऑर्डर बुक इनफ्लो जो है हमें देखने मिल रहा है। भाई 150% से ऑर्डर बुक इंक्रीज हुई है, तो ऑर्डर बुक इनफ्लो तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग है। और पावर ग्रिड की तरफ से अगर आप केपेक्स देखोगे तो FY27 के अंदर प्लान है कि 35,000 करोड़ के आसपास का पावर ग्रिड केपेक्स करे, और FY28 के अंदर पावर ग्रिड का केपेक्स एक्सपेक्टेड है 45,000 करोड़ के आसपास का। तो ओवरऑल ट्रांसरेल का मार्केट शेयर बनकर आता है 8 to 10% का, तो वहां से ग्रोथ अच्छी आ सकती है। फिर इसके साथ साथ जब हम स्किपर के मैनेजमेंट की कमेंट्री बात करें तो स्किपर भी वही बता रहा है, इनका जो है लीडरशिप है डोमेस्टिक एंड टीएनडी सेगमेंट के अंदर। फिर मैनेजमेंट क्या बता रहा है, बिडिंग पाइपलाइन रिमेन्स एट एन ऑल टाइम हाई ड्रिवन बाय बॉयंट डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट अपॉर्चुनिटीज। अब हमें इन कॉन कॉल्स को ये रीड कर ये तो समझ आ गया कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर दोनों के अंदर अपॉर्चुनिटीज है, और डिमांड बहुत ज्यादा स्ट्रांग देखने मिल रही है टीएनडी स्पेस के अंदर। तो टीएनडी एक ऐसा सेक्टर है जो कि आपको इन कंपनीज के अंदर जो है इन सेक्टर के अंदर ट्रैक करना है। लेकिन एक चीज, अब हम बुलिश होकर तो बैठ नहीं सकते, इस सेक्टर के अंदर रिस्क भी बहुत सारे हो सकते हैं। रिस्क ये हो सकते हैं कि कल को टीएनडी स्पेस के अंदर जो स्पेंडिंग है वो रुक जाती है आपके पावर ग्रिड की तरफ से, या फिर इंटरनेशनली थोड़ा बहुत डिमांड के अंदर इधर उधर हिल जाती है डिमांड, तब सारी कंपनीज के लिए जो है एक बहुत बड़ा रिस्क बन सकता है, और डिमांड के अंदर स्लो डाउन देखने मिल सकता है। और ट्रांसफार्मर के केस में भी अगर मैं बताऊं तो ओवर सप्लाई बन सकती है FY27-28 के अंदर, बन सकती है, बनेगी ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। रीजन ये है कि बहुत सारी ट्रांसफार्मर कंपनी जो है केपेक्स कर रही है, तो इनके लिए डिमांड जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, तब भी आपका जो अभी जैसी डिमांड है वो कंटिन्यू रहेगी, नहीं तो फिर थोड़ा बहुत चांसेस है इधर उधर होने का। तो रिस्क ये इन कंपनीज के साथ जो है बनकर आता है टीएनडी स्पेस की सारी कंपनीज के साथ। एज ऑफ नाउ तो सिनेरियो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, लेकिन और एक्सपेक्टेड है कि आपके ट्रांसमिशन इंफ्रा के अंदर ही, हमारे इंडिया के अंदर ही 9.15 लाख करोड़ रुपीस जो है स्पेंड हो। अब आपका स्किपर और ट्रांसरेल के अंदर डिफरेंस क्या है वो आप सुनो। ट्रांसरेल के जो ऑर्डर्स है ना वो कंपैरेटिवली हाईयर साइड पे, तो इसलिए इनका जो रिस्क प्राइसिंग है ना वो बहुत सही से हुआ रहता है, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है ये लोग बहुत प्रॉपरली करते हैं। इसलिए ट्रांसरेल के अगर आप मार्जिन देखोगे ना थोड़े हाईयर साइड पे एज कम्पेयर टू स्किपर, तो इसलिए ट्रांसरेल के मार्जिन थोड़े हाई है। और यहाँ पे ड्यूरेशन अगर आप देखोगे तो आपका ट्रांसरेल के केस में ड्यूरेशन बनकर आता है 12 to 36 मंथ्स के आसपास का, और वही स्किपर के केस में अगर आप इनका ऑर्डर का ड्यूरेशन देखोगे तो स्किपर का ऑर्डर का ड्यूरेशन बनकर आता है 3 to 12 मंथ्स का। तो यही जो है लोगों को पता नहीं है, लोग कंफ्यूज होकर भाग रहे कि भाई इसके मार्जिन क्यों कम है, इसके मार्जिन क्यों ज्यादा है। अरे रीजन है भाई,
मार्जिन कम होने का रीज़न है, एक तो स्किपर के अंदर वो इनका पीवीसी वाला बिजनेस सबसे बकवास, जिसकी वजह से मार्जिन पूरे लेगाड़ बनकर आ रहे हैं पूरे मार्जिन के ऊपर। और अगेन अगर आप देखोगे तो ऑर्डर्स जो है थोड़े छोटे साइज़ के होते हैं, बड़े साइज़ के ऑर्डर में आपके कंपैरेटिवली हायर मार्जिन होते हैं और छोटे साइज़ में कंपैरेटिवली लोअर मार्जिन होते हैं। और एक चीज़ है कि ट्रांसरेल को जो है जो ऑर्डर्स मिलते हैं ना, वो इन्हें जो है अपने टेक्निकल स्कोर के हिसाब से मिलते हैं। मतलब जो लेवल के प्रोजेक्ट ये लोग करते जाते हैं उस लेवल से इन्हें जो है टेक्निकल स्कोर मिलता है। तो ये टेक्निकल स्कोर के हिसाब से जो है इन्हें ऑर्डर्स मिलते हैं। यहाँ पे स्किपर के केस में अगर आप देखोगे तो इन्हें बिडिंग करनी पड़ती है, तो साला जो सबसे सस्ता बिड करेगा उसे सबसे ज़्यादा ऑर्डर मिलते जाएगा। तो ये जो है स्किपर का दिक्कत है। अब इसलिए यहाँ पे मार्जिन जो है थोड़े खराब हो जाते हैं, लेकिन स्टिल स्किपर ने मार्जिन अच्छे मेंटेन कर रखे। तो यही सीन है, इसलिए ट्रांसरेल को जो है कंपैरेटिवली आपको हायर मार्जिन देखने में मिलते हैं। तो L1 बिडिंग के वजह से ही जो है बहुत दिक्कत हो रहा है आपके स्किपर। दिक्कत नहीं हो रहा है, मतलब ईपीसी कंपनी है यार। अब ईपीसी कंपनी के अंदर मार्जिन थोड़े आप ऐसे ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है यार आप 30-40% का EBITDA मार्जिन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये चीज़ पॉसिबल नहीं है ईपीसी कंपनीज के अंदर। यहाँ पे मार्जिन लो ही रहेंगे, बट यहाँ पे ऑर्डर बुक ग्रोथ इनफ्लो वगैरह अच्छा आ रहा है, जो कि आपको ट्रैक करना जरूरी है। वो अच्छा है तो कंपनीज अच्छा करेगी, और सेक्टर के अंदर डिमांड है तो भी कंपनीज अच्छा करेगी। तो ये सीन है। फिर इसके साथ साथ स्किपर अपने कॉन कॉल के अंदर कैपेसिटी एक्सपेंशन के बारे में क्या बोल रहा है आप वो देखो। अब स्किपर जो है वो भी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहा है, ट्रांसरेल जो है वो भी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहा है। तो जब स्किपर कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहा है तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, स्किपर का जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा हाई है और इनके पास ऑर्डर्स नए अच्छे आ रहे हो। लेकिन जब ट्रांसरेल कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहा है तो आपको क्या ट्रैक करना है कि आपका जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग से जो शेयर आ रहा है रेवेन्यूज पे वो रिड्यूस हो रहा है और प्रोजेक्ट के जो मार्जिन है ना वो बेटर होते जा रहे हैं। आपको वो ट्रैक करना है। ये डिफरेंस है, आप ये समझ गए हो तो आप स्किपर और ट्रांसरेल का जो डिफरेंस है वो पूरा समझ गए हो। नहीं समझे हो तो वीडियो को थोड़ा रिफाइंड कर लो और फिर से देख लो, आपको सब कुछ आइडिया लग जाएगा। तो वैल्यूएशन डील की मैं बात करूं तो कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं मैं आपको। स्किपर और ट्रांसरेल दोनों मुझे बेटर लगती है, लेकिन ट्रांसरेल के केस में अगर इनके मार्जिन्स बेटर होते जाते हैं और बांग्लादेश का ऑर्डर बुक का शेयर जो कि आपको हर एक क्वार्टर के अंदर ट्रैक करना होगा कि रिड्यूस हो रहा है क्या, वो अगर रिड्यूस होता है तो ट्रांसरेल के केस में री रेटिंग अपॉर्चुनिटी जो है स्ट्रॉन्ग बनकर आ जाती है। तो ये एक सीन है दोनों कंपनीज के अंदर। तो मुझे लगता है ट्रांसरेल के अंदर री रेटिंग अपॉर्चुनिटी आपकी कंपैरेटिवली हायर बन सकती है अगर मैं स्किपर से कंपेयर करूँ तो ये स्किपर के केस में भी वैल्यूएशन रीजनेबल लगती है मुझे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लगती है। हालांकि ईपीसी कंपनी को वैल्यूएशन जो है थोड़ी कम ही दी जाती है, तो वैल्यूएशन मुझे एवरेज लगती है। ग्रोथ अच्छी है कंपनी के अंदर और ओवरऑल सेक्टर अच्छा कर रहा है ना, तो ये कंपनीज अच्छी कर रही है। तो ये सीन बनकर आता है दोनों कंपनीज के अंदर। होपफुली ये वीडियो पसंद आ गया होगा, दोनों का P2P कंपैरिजन आपको समझा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कंटेंट अच्छा लगा चैनल पे सब्सक्राइब करना, चैनल पे नए हो तो। और इक्विटी रिसर्च मास्टर क्लास का लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको जेन्युइनली इक्विटी रिसर्च सीखना है ना, चुपचाप मास्टर क्लास के लिए जो एनरोल करो, क्योंकि इस मास्टर क्लास के अंदर जो आप वैल्यू मिलेगी ना आपको, वो आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। तो मास्टर क्लास के लिए एनरोल कर लेना। दैट्स इट। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। आयुष मर्दा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।